सर वीडियो विजुअल है। हेलो। वीरेंद्र जी। यस सर, मेरा वीडियो और वॉइस विजुअल है। हाँ हाँ, बिल्कुल विजिबल। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। तो गुड आफ्टरनून। आपके फोन में या लैपटॉप में यदि रिकॉर्डिंग हो सकता है तो रिकॉर्डिंग भी कर लेना बाद में देखने के लिए। ओके। ओके सर, लगा दिए हैं। यस। वीरेंद्र जी, आप जो हैं इलाहाबाद से, गाजीपुर से हैं आप। यस सर। आपने डिप्लोमा किया है यस। इलेक्ट्रिकल में। यस सर। ओके। तो आप अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पास किया। इसके पश्चात 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास किया 2019 में। और सर मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, तो वीरेंद्र जी, आप इलाहाबाद से आप बिलोंग करते हैं तो नो सर, मैं फिर गाजीपुर से हिस्ट्री ऑफ गाजीपुर, आपने इसमें स्थान इलाहाबाद लिखा हुआ है, सर वो फॉर्म मतलब राइट? रिप्रेजेंट अभी फ़िलहाल मेरा रहे हैं तो इसीलिए ऊपर आ गया होगा शायद, बोलते ओके। तो गाजीपुर और इलाहाबाद की क्या हिस्ट्री है? हैं। गाजीपुर से सर मैं। यहाँ की क्या हिस्ट्री है? सर गाजीपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में है। और यहाँ पे सर एक ऐतिहासिक शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक अफीम फैक्ट्री लगाई गई थी, जो 1806 के ईस्वी में स्टेबलाइट हुई थी। और यहाँ पे सर एक ब्रिटिश शासक थे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनका यहाँ पे मकबरा है। उनके निधन के पश्चात वहाँ गाजीपुर में ही बनाया गया था। अच्छा, तो आप हॉबी आपकी टीचिंग है। यस सर। मैं बेसिकली। इंटर्नशिप आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया आपने? सर मैंने अभी इंटर्नशिप नहीं किया है कोई। अभी रुचि में आप टीचिंग बता रहे हैं। यस सर, मैं अपने खाली टाइमों में ही पढ़ाने का, बाकी मेरे पास पढ़ने अपने ही पढ़ने के लिए टाइम नहीं होते हैं। कभी कभार जब मन थोड़ा अच्छा नहीं होता है तो मैं बच्चों को, थोड़ा छोटे बच्चों को पढ़ाना का पसंद करता हूँ। अच्छा, बच्चों के किसी ज्ञान को मैक्सिमम ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है? सर उनको, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको फिजिकली कोई चीज़ें बताई जाए तो वो ज़्यादा तेज़ी से अपना ज्ञान मतलब अर्जित करते हैं। कोई एग्जाम्पल दे करके उनको बताया जाए तो। ओके। आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, यस सर। और आप बी आर सी के लिए तैयारी कर रहे हैं। यस सर। तो बी आर सी क्या है? सर बी ए आर सी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म है। और ये सर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ही एक पार्ट है। और इसमें सर जो न्यूक्लियर एनर्जी हैं उन पे कार्य किया जाता है, उन पे रिसर्च किया जाता है। अच्छा, तो बी आर सी के कितने सेंटर्स हैं इंडिया में? सर बीआरसी के 2 सेंटर्स हैं, एक मैसूर में है और एक ट्राम्बे में। दो ही सेंटर हैं केवल? सर मुझे दो ही का आइडिया है। इसमें ये होमी जहांगीर बाबा थे, यस इनका सर। क्या रोल है बी आर सी? सर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा सर का ही सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने सर 1944 में ही भारत में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के कार्यक्रम शुरू किया था। और उन्हीं के नाम पे ये 1967 में इंदिरा गांधी ने इसका AEET का नाम बदल के BARC रखा था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से। अच्छा, आप इसमें कह रहे हैं कि एटॉमिक रिसर्च पे वर्क कर रहा है, यस राइट? सर। यस सर। एटॉमिक, तो अपने पास में एटॉमिक रिसर्च के ऊपर एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। यस सर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है?
सर न्यूक्लियर रिएक्टर एक एनर्जी कन्वर्जन है जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जैसे यूरेनियम से हम हीट एनर्जी डेवलप करते हैं और उससे स्टीम बनाते हैं, फिर उससे हम स्टीम के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। अच्छा, यूरेनियम जो होता है, ये कौन सा आइसोटोप होता है जो यूज करते हैं? सर यूरेनियम 92। आइसोटोप की बात कर रहे हैं, आइसोटोप। सर मान यूरेनियम 235, 236, सर 232। 232। यस सर। 232 तो होता ही नहीं। हम जनरली 235 यूज करते हैं। एनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है? सर एनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है? सर ये इनरिच यूरेनियम जो उसमें सर एक नेचुरल यूरेनियम के पश्चात उसमें सर उसमें मॉडरेटर यूज करके जो यूरेनियम 234 होता है उसको 235 में कन्वर्ट करते हैं, तो यूरेनियम 235 को इनरिच यूरेनियम बोलते हैं सर। आइडिया सर थोड़ा सा कम मुझे इसके बारे में है। यूरेनियम 235 को 236 में करते हैं, 234 तो यूज ही नहीं करते। सॉरी सर। 237 तो यूज ही नहीं करते हम लोग। अच्छा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो इंडिया में ऐसी कोई घटना जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर से आम पब्लिक पैनिक हुई हो, ट्रेजडी? नहीं सर, अभी इंडिया में ऐसा कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है जो न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के, क्योंकि सबसे सेफ अभी तक भारत ही है जो अभी तक भारत में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। अच्छा, तो इसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ लग रहा है इंडिया में? सर इसमें मुंबई में ही तारापुर पावर प्लांट में ही सबसे बड़ा है। हाँ, तो मुंबई में तो 1991 के अंदर एक लीकेज हो गया था इसके अंदर से। सॉरी सर, अच्छा, आइडिया नहीं है मुझे इसका। इसका न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन क्या वर्क होता है इसमें? न्यूट्रॉन का क्या कार्य है? सर न्यूट्रॉन सर उसमें अनस्टेबल करने के लिए हम न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं यूरेनियम को, जिससे वो अनस्टेबल होकर के फिर ब्रेक हो सके यूरेनियम और हीट एनर्जी डेवलप कर सके। अच्छा, तो ये हीट एनर्जी डेवलप होती है अपने? न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसका कंट्रोल हीट डेवलप किया जाता है, कंट्रोल चैन रिएक्शन होता है। अच्छा, कंट्रोल चैन रिएक्शन, तो कंट्रोलर क्या है? यस सर। कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर? सर कंट्रोलर के रूप में हम उसमें कंट्रोल रॉड यूज करते हैं, जो कैडमियम या बोरान का बनाया हुआ होता है। अच्छा, जी, इसमें मुझे बताएं कि जो अपना यूरेनियम जो है, आप कह रहे हैं कि वो न्यूट्रॉन की वजह से अनस्टेबल हो जाता है, टूट जाता है, यस सही? तो इसके दौरान केवल जो पुतली नाभिक बनते हैं, टोटल न्यूक्लियस बनते हैं, उसके साथ में कुछ रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रिलीज होते हैं। यस सर। अच्छा, रिलीज होते सबसे ज्यादा कौन सा इसमें रेडिएशन निकलता है, अल्फा बीटा या गामा? सॉरी ओके, तो आप बीआरसी के लिए जा रहे हैं, तो बीआरसी के लिए ही क्यों तैयारी कर रहे हैं अपने लिए? सर, मुझे बीआरसी अदर डिपार्टमेंट से ज़्यादा से अच्छा उसमें मुझे करने के लिए काम मिलेगा, क्योंकि उसमें जैसे जो प्रोग्राम किया जाता है, जैसे हमें ट्रेनिंग के 2 साल की ट्रेनिंग होगी, उसमें 6 महीने तक का मुझे अभी अपने पढ़ाया जाएगा जो अदर डिपार्टमेंट से ज़्यादा बढ़िया है, और फिर 1.5 साल तक मुझे फील्ड में अभी ट्रेनिंग कराया जाएगा। फिर इसके पश्चात मुझे जॉब फील्ड में भेजा जाएगा, और वहाँ पे सर जैसे उसमें रिसर्च करना और ये चीज़ें को देख करके मुझे ज़्यादा एक्सपायर होता हूँ कि मैं उसी में जाऊँ। ट्रेनिंग तो सारे वैकेंसी जिसमें भी आप जाते हैं, ट्रेनिंग तो करवानी होता है, 2 साल का प्रोविजन काल होता है। हाँ सर, उसमें प्रोविजनल का पीरियड होते हैं, बट वो उसमें क्लास प्रोग्रामिंग इतना नहीं होता जितना बीआरसी में होता है, और मुझे बीआरसी को ज़्यादा रुचि रही है सर। मैं इससे पहले भी कई 2 अटेम्प्ट और भी दे चुका हूँ, मेरा 3rd अटेम्प्ट रहा है जो। ओके, आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, अपने इलेक्ट्रिक मशीन और पावर सिस्टम तैयार किया है, तो ये ग्रेविटी डैम्पिंग क्या होती है?
सर ग्रेविटी डैम्पिंग ऑसिलेशन को ख़त्म करने के लिए एक नेचुरल डैम्पिंग है जो उस जिसमें एक वेट मेजरमेंट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में एक वेट उसमें ऐड कर दिया जाता है जिससे ग्रेविटी बनी रहती है। इससे कोई डीमेरिट्स है? सर आपकी वॉइस थोड़ी मतलब स्लो आ रही है आई थिंक। डीमेरिट्स डीमेरिट्स। ग्रेव अब इसके कोई नुकसान? सर थोड़ी सी मेरी वॉइस। ग्रेविटी डैम्पिंग ग्रेविटी डैम्पिंग के कोई फायदे या नुकसान है? हाँ सर उसमें फ़ायदे में ये है कि सर इसमें कोई लॉसेस एक्स्ट्रा लॉसेस नहीं होते हैं। और दूसरा सर नुकसान सर ये है कि इसमें केवल हम वर्टिकल ही यूज कर सकते हैं, हॉरिजेंटली इंस्ट्रूमेंट को नहीं यूज कर पाते हैं। अच्छा, ये केवीए रेटिंग क्या होती है? सर केवीए रेटिंग एक पावर मेजरिंग पावर का ही रेटिंग है। उसमें जो अपरेंट पावर होती है उसे उसकी यूनिट होती है। अच्छा, तो इसके अंदर जो एक वोल्ट एम्पियर और केवीए यस जो सर। और वीएआर अपने पास, केवीआर जो है, इनमें डिफरेंस क्या है? सर वोल्ट एम्पियर का ही बड़ा एक रूप है केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। और वी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव सर जो है वो रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है, जो इमेजिनरी पावर होती है। तो वीएआर का यूज है नहीं? हाँ सर रिएक्टिव पावर को मेजर करने के लिए वीआर में ही यूज करते हैं। अच्छा, वीएआर का जो है सिग्निफिकेंट क्या है मशीन के अंदर? सर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए वीआर का ही रिएक्टिव पावर का होना कंपलसरी है। अच्छा, रिएक्टिव पावर यदि कंपल्सरी है तो उसकी वजह से तो फिर अपने पास में पावर फैक्टर डिस्टर्ब होगा, तो अपने पास कंजप्शन कम होगा, लॉसेस बढ़ जाएंगे। यस सर। तो फिर वो कैसे कंपनसेट कर? सर उसको कंपनसेट करने के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं। और अच्छा, या फिर हम पावर सिस्टम में वो सिक्रोनस मोटर को हम यूज कर लेते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए एज ए सिक्रोनस कंडेंसर। अच्छा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अपने पास एक वर्ड है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यस सर। क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? सर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए होता है। जो यूनिट जिसकी मेजर करना होता है उसको हम यूज करते हैं। जैसे करंट को मेजर करना है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट प्रोपोर्शनली या करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली होते हैं। इस और सर मुझे। इसके अलावा और कोई? अच्छा, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेटिक शील्डिंग करते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग यस सर। क्यों? सर उसमें एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट को ख़त्म कम करने के लिए हम मैग्नेटिक शील्डिंग करते हैं। यदि ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरी लो या लो हो तो, ताकि हम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड जैसे टेलीफोन वायर्स के वजह से आ रहा हो या किसी अदर सोर्सेज से मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा हो तो। इस मैग्नेटिक फील्ड का अपने मेजरिंग में कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर यदि एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी तो हमारा मेजरिंग थोड़ा ज़्यादा होगा एक्चुअल से। और अगर उसके अपोजिट में वर्क कर रही है तो कम होगा फिर एक्चुअल से। अच्छा, ये थ्री फेज पावर सिस्टम में फोर्स कितने टाइप के होते हैं? सर नहीं प्रॉपर सुने क्या? क्वेश्चन सर फिर से रिपीट करें। थ्री फेज पावर सिस्टम है, उसके अंदर फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, कंपनसेशन थ्योरम का पावर सिस्टम में क्या यूज है? कंपनसेशन थ्योरम। क्या होता है कंपनसेशन थ्योरम? सॉरी सर इसका आइडिया नहीं। अपने एपरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर में क्या डिफरेंस है?
प्रिंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर सर दोनों सेम ही हैं। अच्छा, फिर इसको अपने पास VRMS और VRMS IRMS स्टार क्यों रिप्रेजेंट करता है? और वो कंजुगेट होती है, एस कंजुगेट होती है। सो वीरेंद्र जी, अभी जो है आपका बाकी टेक्निकल नॉलेज जो है रिस्पेक्टेड रोहित सर आपको अभी पहुंचेगी सवाल, तो मैं आपको उनके लिए ट्रांसफर कर दूं। यस। हेलो। गुड आफ्टरनून हाँ, सर। रोहित सर। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये मेजरमेंट में क्रीपिंग क्या होता है? सर क्रिपिंग एरर एक होती है जो एनर्जी मीटर में देखने को मिलती है, जिसमें सर उसकी डिस्क एक कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है एज ए नो लोड पर भी, स्लोली स्लोली। तो क्यों करते हैं वो? सर उसमें एक्सेस ओवर एक्सेस करंट या ओवर एक्सेस वोल्टेज की वजह से उसमें या और सर दूसरा रीज़न उसका है कि ओवर डैम्पिंग टाक प्रोवाइड कर देने की वजह से होता है जो। तो क्रीपिंग को कम कैसे करेंगे? सर उसमें डिस्क में डायमेट्रिकली होल, दो होल प्रोवाइड करके हम क्रिपिंग एरर को कम करते हैं। ये फैंटम लोडिंग होती है, ये क्या होती है? सर फैंटम लोडिंग एक वर्चुअल लोड होता है जो मेजरमेंट का कैलिब्रेशन स्किल टेस्ट के लिए यूज करते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा सोर्सेस, एक करंट सोर्स में एक करंट कॉयल को एक्स्ट्रा सोर्सेस से कनेक्ट करके और उसके हम स्केल को टेस्ट करते हैं कि स्केल हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का स्केल प्रॉपर है या नहीं। टेस्टिंग के लिए करते हैं क्या? फैंटम लोडिंग टेस्टिंग में करते हैं क्या? सर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं कि प्रॉपर हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सही कौन है। सा कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट में सर अपन उस फैंटम लोडिंग यूज करते हैं? सर एनर्जी मीटर और वाट मीटर, जहाँ लोड तो, हो। तो इससे करने से क्या होता है फिर? सर इससे अगर एक्चुअल लोड हम अप्लाई करके अगर मेजर करते हैं, स्केल को हम प्रेफरेंस को दे इस स्केल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के स्केल को के परफॉर्मेंस को देखते हैं एक्चुअल लोड अप्लाई करके, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा खपत होती है, इसलिए हम वर्चुअली उसको करते हैं तो उसमें एनर्जी की हमारी बचत हो जाती है। तो उससे टेस्टिंग तो एक्चुअल लोड भी करनी चाहिए, फिर तो टेस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है। सर उसमें सेम रिजल्ट आते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हम ट्रांसफार्मर का अगर नो लोड और फुल लोड टेस्ट करते हैं एज एक्चुअल लोड अप्लाई ना करके ही, तो इस तरह से। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ टेस्टिंग में क्या रिक्वायरमेंट होती है। अपन अगर लोडिंग टेस्टिंग करनी है तो लोड यस। लगाना पड़ेगा। तो अपन छोटे वाट मीटर में तो करते भी हैं, लोडिंग लगाते हैं। हाँ सर तो ये नॉर्मली। फैंटम लोडिंग किस में करते हैं? सर कौन से मीटर की टेस्टिंग है? सर पावर वाट मीटर के लिए प्रयोग करते हैं। जिनकी रेटिंग हाई होती है कम होती है? सर हाई होती है, हाँ अगर नॉर्मली है कम है तो हम एक्चुअल लोड अप्लाई कर लेंगे, बट हाई लोड की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हमें हाई लोड भी रिक्वायर पड़ेगी और उसमें लॉसेस भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए करते हैं। चलो लॉसेस की मेरे को कोई टेंशन नहीं है, फिर भी अपन एक्चुअल लोड नहीं लगाते हैं। तो सर उसके लिए हमें लोड की भी ज़रूरत पड़ेगी, उतना हैवी लोड। हाँ तो लोड, हैवी लोड, अपन पूरा हैवी लोड प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं ना। यस सर। चलो ये बताओ, आपने बोला है कि मशीन और पावर सिस्टम है ना आपका। यस सर। हाँ तो मशीन के अंदर ये बताओ कि जो नो लोड टेस्ट होता है इंडक्शन मोटर के अंदर, वो क्या होता है? सर नो लोड टेस्ट हमें आयरन लॉसेस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आयरन लॉसेस और कुछ क्या? क्या आप नो लोड टेस्ट से डायरेक्टली आयरन लॉसेस ज्ञात कर सकते हो? यस सर। तो नो लोड में मैकेनिकल लॉस भी होंगे। यस सर। सॉरी सर, थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन, मतलब अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जो प्रॉपरली।
तो बस ना नो लोड जो टेस्ट करते हैं उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं? एक तो कोर सर लॉसेस और एक एक कोर लॉस फ्रिक्शन एंड विंडेज एक लॉसेस सर कोर लॉसेस और एक फ्रैक्शनल लॉसेस विंडेज लॉसेस देखने को होते मिलते हैं ना। हैं। यस सर। तो इससे मेरे को क्या करना है, दोनों लॉसेस को अलग अलग करना है। यस सर। तो क्या करना होगा फिर अब? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इसका। चलो ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या होता क्या सर? है? ब्लॉक रोटर टेस्ट। सर लॉक लॉक रोटर टेस्ट को फुल लोड टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें सर हम रोटर को हम किसी सॉफ्ट द्वारा उसको लॉक करते हैं और उसमें एक्चुअल लोड की तरह ही उसका यूज करते हैं। उसमें हम कॉपर लॉसेस को निकालने के लिए करते हैं। तो चलो उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ब्लॉक रोटर टेस्ट में? सब लॉक रोटर टेस्ट के टेस्टिंग ही पड़ेगी। नो सर, टेस्ट पढ़े हैं सर लेकिन अभी मैं रिवीजन नहीं कर पाया हूँ च- इसका। चलो बताओ ब्रेकिंग कैसे करते हैं इंडक्शन मोटर में? सब उसमें सब ब्रेकिंग के लिए हम वीवीएफ मेथड का प्रयोग करते हैं, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड का। और ब्रेकिंग पूछ रहा हूँ, ब्रेकिंग, स्पीड कंट्रोल नहीं पूछ रहा हूँ। सब ब्रेकिंग के लिए हम 3 मेथड का प्रयोग करते हैं, एक प्लगिंग, एक डायनामिक ब्रेकिंग और एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग। क्या होता है ये? सर प्लगिंग ब्रेकिंग में सर हम उसके टर्मिनल को, आर्मेचर टर्मिनल को फील्ड जो आर्मेचर टर्मिनल हो तो उसको रिवर्स कर देते हैं और उसमें सर फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में ये बैक ईएमएफ जनरेट होने लगता है। उससे और स्पीड कंट्रोल होती है। और सर डायनामिक ब्रेकिंग में सर हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करके उसके लॉ प्लग सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। चलो ये बताओ फेज सीक्वेंस क्या होता है? सर फेज सीक्वेंस एक सप्लाई का सीक्वेंस बताने के लिए होता है, जो आर वाई बी होता है। यदि मैं फेज सीक्वेंस अपोजिट कर दूं तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर फेज सीक्वेंस अपोजिट हो जाएगा तो सर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो प्लगिंग में ऐसा क्या होता है, क्या करते हो? सर प्लगिंग में भी फेज सीक्वेंस को ही चेंज किया जाता है। तो कैसे चेंज करोगे? सर अगर आर वाई बी है तो हम किसी दो दो फेज को इंटरचेंज कर देंगे। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है? सर रीजनरेटिव ब्रेकिंग में यदि हमारा कोई उसमें सर सप्लाई न लेकर के वापस सप्लाई दे दिया जाता है। ये सबसे एफिशिएंसी ब्रेकिंग होती है। इसमें सर जैसे अगर हम जो हाई पर से डाउन में अगर कोई ट्रेन या कोई चीज़ ऐसी मोटरें हैं जो लगी हुई हैं डाउन में जा रही हैं, तो उसमें हम इनर्शिया की वजह से जो रोटेशनल उसमें एनर्जी होती है वो फिर अगेन कन्वर्ट हो करके वो जनरेटर की तरह वर्क करने लगती है और सप्लाई फिर से फिट करने लगती है। तो क्या हो जाता है ऐसा जब अपन नीचे उतरते हैं तो क्या होता है? सर उसमें जो अ, जो सर सर आराम से आराम से। उसमें जो सब जैसे कि सर वो मोटरें जनरेटर की तरह वर्क करने लगती हैं, क्योंकि उसमें स्पीड होती है तो स्पीड अपने से डाउन में जाती है, तो स्पीड की वजह से उसको सप्लाई लेने की जरूरत, मोटर को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वापस वो स्पीड क्या हो जाती है? स्पीड क्या हो जाती है, यही पूछ रहा हूँ। तो सर स्पीड सर घटने लगती है वो अपोजिट अगर। घटने लगती है? स्पीड ज्यादा होगी ना सिंक्रोनस स्पीड से, तभी तो काम करेगा। ये सर सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है
तो इसलिए वो जनरेटर की तरह काम करने लगता है, और फिर जनरेटर की तरह काम करता है तो वो सप्लाई को और सप्लाई फीड करने लगता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल टार्क लगने लगता है अपोजिट। फिर वो इसकी स्पीड घटना शुरू हो जाती है इलेक्ट्रिकल टार्क की वजह से। तो क्या अपन रीजनरेटिव ब्रेकिंग से मोटर को रोक सकते हैं, मतलब नो, स्टॉप कर सकते हैं? नो सर, फाइनली स्टॉप नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि सर वो सिक्रोनस स्पीड तक ही सिक्रोनस स्पीड से अपने नेचुरल स्पीड तक ही केवल कंट्रोल हो सकती हैं। इसके पश्चात फिर वो मोटर की तरफ फिर कर। अब अब ये बताओ, ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग का मतलब मोटर को रोकना होता है, और क्या होता है? यस सर। मोटर को रोकना। यस सर। और क्या हो सकता है? मोटर स्पीड को कम करना। सर स्पीड को कम करना स्पीड कंट्रोल होता है। तो फिर तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में तो क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, हाँ रुक सर, तो नहीं रही है मोटर। लेकिन सर उसमें जैसे सिक्रोनस स्पीड से एबव के लिए हम कंट्रोल करके फिर बाद में हम अलग से ब्रेक मैकेनिकल ब्रेक जैसे यूज करते हैं। तो ये बताओ, ये जो आपका ट्रांसफार्मर है, उसमें हार्मोनिक्स क्या होती है, और हार्मोनिक्स का इफेक्ट क्या पड़ता है ट्रांसफार्मर पर? सर हार्मोनिक्स बनती कैसे है और उसका इफेक्ट क्या है? सर हार्मोनिक्स एक मल्टीप्लाइंग नेचुरल फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाइंग होती हैं, जैसे थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक्स, और सब इवन हार्मोनिक्स भी होती हैं, लेकिन उसका वो एज ए नेचुरली वो ख़त्म हो जाती हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और सर हार्मोनिक्स जनरेट होने का मेन रीज़न सर उसमें अनबैलेंसिंग होना, अनबैलेंसिंग की वजह से उत्पन्न होता है। वो ट्रांसफार्मर सेल्फ। कैसे? ट्रांसफार्मर कैसे अनबैलेंस होगा? सर उसमें ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो सेल्फ हार्मोनिक्स जनरेट प्रोड्यूस करती हैं। ट्रांसफार्मर अनबैलेंस कैसे होगा? सर अगर उसमें कोई लोड उस पर अनबैलेंस कनेक्ट होंगे तो उसके में अनबैलेंसिंग कंडीशन जनरेट होती लोड से होता है? है। यस सर। लोड से कैसे आएगा हार्मोनिक्स? सर जो ट्रांसफार्मर पे लोड कनेक्ट हैं वो अगर अनबैलेंस लोड कनेक्ट हो जाए अगर, तो ट्रांसफार्मर भी अनबैलेंस लोड पे ही का वर्क करने लगता है, और उसकी वाइंडिंग में फिर हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होती हैं। अनबैलेंस लोडिंग क्या हार्मोनिक्स को लेके आती है क्या? सॉरी सर। चलो ये बताओ, कौन सी मोटर है जो वाइब्रेशनल फ्री है, जो जिसमें नॉइज फ्री है, जिसमें आवाज सबसे कम आती है? सर हिस्टेरिसिस मोटर। एंड दूसरा क्यों? सर, सर क्यों? उसमें उसमें सर कोई वाइंडिंग नहीं की जाती है, उसमें एक हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। और ये सर ये सिक्रोनस मोटर की तरह ही सिंगल फेज मोटर है, जो सिक्रोनस स्पीड कांस्टेंट स्पीड पे वर्क करती है। तो वाइंडिंग नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है कि उसकी नॉइज नहीं होती है? क्या रीजन वाइंडिंग है? सर सर मुझे यही आइडिया है इसके। और कोई रीजन नहीं हो सकता? सर अभी मुझे तो यही आइडिया था। चलो ये बताओ, एक ट्रांसफॉर्मर है, उसमें नो लोड करंट कितनी होती है? सर 2 to 5% ऑफ फुल लोड करें। और इंडक्शन मोटर में कितनी होती है? सर 20 to 30%। तो इतना डिफरेंस क्यों है दोनों के अंदर? सर इसमें कोई अभी याद नहीं आ रहा, मुझे इसका आइडिया था। जो आपने कोई कॉन्सेप्ट, एयर गैप होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या सर? यदि
फ्लक्स के बीच में एयर गैप आ जाए तो क्या होगा? हाँ सर, फ्लक्स, उसमें फ्लक्स एयर गैप होने की वजह से उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए वो ज़्यादा करंट लेती है, और ट्रांसफार्मर में सर नहीं होता है कोई, इसी वजह से सर, सॉरी। तो ये बताओ, जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है? सर उसमें सर सिंक्रोनस मोटर में सेल्फ स्टार्टेड, सर उसमें पल्सिंग नेचर का टार्क डेवलप होता है। हाफ साइकिल में अगर पॉजिटिव जनरेट हो रहा है तो फिर सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव जनरेट होता है, इसके वजह से सर वो कंप्लीट रोटेशनल टार्क नहीं जनरेट कर पाता है। सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क केवल सिंक्रोनस स्पीड पे प्राप्त होता है, लेकिन इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड पे टॉर्क जीरो होता है, ऐसा क्यों? सर सिक्रोनस स्पीड पे सर इसका स्लिप जीरो हो जाती है इंडक्शन मोटर में, जिसकी वजह से इसका टार्क जीरो हो जाता है। क्या होता है फिर स्लिप जीरो होने से? फिर क्या होगा? स्लिप जीरो होगी तो क्या होगा? सर ये स्लिप जीरो होने से इसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाएंगे, बैक ईएमएफ, जिसकी वजह से इसमें किसमें कोई किसमें? इंडक्शन मोटर में सर, कहाँ? सर उसमें जो ईएमएफ? बैक ईएमएफ सर, रोटर जो होते हैं उसमें बैक ईएमएफ जो जनरेट होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। ईएमएफ नहीं होने से फिर क्या होगा आगे? चलो ईएमएफ जीरो हो गया, फिर क्या होगा? सर उसमें जो टार्क जनरेट होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। टॉर्क बनता किससे है? सर सर सप्लाई वोल्टेज की वजह से। अच्छा, टॉर्क के लिए क्या क्या चाहिए? आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है ना? गैल्वेनोमीटर में टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है? सर गैल्वेनोमीटर में टार्क सर गैल्वेनोमीटर में टार्क जीरो डिफ्लेक्ट उसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन में टार्क जीरो हो जाता है। अभी तो वो मूव करता है, टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है? रिस्पेक्टेड सर, हाँ बताइए। मैं थोड़ा इंटरेक्ट कर रहा हूँ अभी 3.5 मिनट हाँ वीरेंद्र जी तो के लिए। थोड़ा हाँ मैं फीडबैक दे फीड दीजिए आप। हाँ फीडबैक, आप पहले टेक्निकल का अपने हिसाब आप दे दें, फिर मैं इधर से वो बता देता हूँ, एचआर बता देता हूँ। टेक्निकल में आपको पूरा जितना भी टेस्टिंग वाला पार्ट है, आपको यस ट्रांसफॉर्मर का, इंडक्शन मोटर का, जो भी टेस्टिंग वाला पार्ट है पूरा पढ़ना है। यस आपको सर, याद नहीं है अभी? टेस्टिंग है सर मेरी, मतलब नहीं पढ़ा हूँ अभी किसी का, टेस्टिंग ही फंस गया। तो वो तो किसी भी फंस सकते हो ना। यस टेस्टिंग तो एंड यूजेस सारे पढ़ने हैं, टेस्टिंग हाँ, और यूजेस। एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए, और जो मेन मेन मोटर है आपकी, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, वो स्पेशली उस मोटर को पढ़ना है आपको। यस सर। आपको इंटरव्यू गाइडेंस बुक दे रखी है हमने, वो पढ़ते क्यों नहीं हो आप? यस सर पढ़ तो क्यों नहीं पढ़ा अभी तक? यस सर, थोड़ी टाइम, अभी किताब पढ़ रहे थे अभी दूसरे सब्जेक्टों में। तो पहले वो तो पढ़ लो, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। तो यस सर। एक्चुअली आपको टेक्निकल में बहुत ज्यादा स्टडी करना है अभी, यदि एप्लीकेशन टेस्टिंग के बारे में बता रहे हैं। और एचआर के बारे में बताना चाहूंगा कि आप जो है बीआरसी के लिए थोड़ा और ऐड ऑन कर सकते हैं। बीआरसी के लिए मैं क्यों जाऊँ, तो उसमें के साथ में उस नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। बाकी डिपार्टमेंट मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी और सब देते ही देते हैं। तो वहाँ आप इस चीज़ को थोड़ा और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी आप रिएक्टर के बारे में डेटा को और पढ़ें। अभी आपके डेटा इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे, और इसमें पढ़ने का प्रयास करें। बाकी ओवरऑल तो गुड है। आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। सर मेरा अभी फ़िलहाल में यूपीपीसीएल में सिलेक्टेड हो गया हूँ, तो लेकिन अभी मतलब ज्वाइनिंग लेटर तो, अगर सर वो पूछते हैं कि 2019 से अभी तक आपने क्या क्योंकि आपने क्या, ज्वाइन नहीं किया ना उसको भी, तो सर इसलिए आपको 2019 नहीं पता। 2019 से अभी तक सर एक चीज़ मुझे, मतलब कोई मेरी हॉबीज़ नहीं है तो उसको बोलना पड़ता है, तो उसके जगह पे क्या मैं डालूं, क्योंकि मैं अभी कोई गेम्स, मुझे इंटरेस्ट नहीं होता है किसी चीज़ों में, मैं बेसिकली कभी नहीं किया हूँ तो।
हॉबी में तो टीचिंग के अलावा और कोई कुकिंग है, गार्डनिंग है, साइकिलिंग है, इनको ऐड कर सकते हो। टीचिंग में आप टीचिंग ही रखना चाहे तो इसमें फिर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा फिर। टीचिंग में आपको एक लेक्चर याद करना पड़ेगा, आपको वहाँ पढ़ाना पड़ेगा, हाँ, वहाँ बोर्ड लगा रहेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टॉपिक एक तैयार करके जाना होगा, फिर उससे क्वेश्चन आएंगे, वो आपको प्रिपेयर करने होंगे, जो भी आप टॉपिक इससे पढ़ोगे। इसके लिए साइकिलिंग वगैरह रख सकते हैं, है ना। हम्म। गार्डनिंग, साइकिलिंग के बारे में थोड़ा, साइकिलिंग भी ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज्यादा डेटा भी, एथलेटिक्स में कौन अच्छा है, कौन सा मेडल मिला हुआ है, बस वही सारी चीजें हैं। क्योंकि टीचिंग में तो बहुत सारे लॉज है, फिर पेडागोजी आ जाता पूरा। यस सर। पेडागोजी में तो काफी सारा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। यस सर। इसके अलावा और कोई सवाल होता है? यस सर। बाकी तैयार करो।